नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अनिका यहाँ पर रोहित की बाहों में सो रही थी, लेकिन तभी उसे यहाँ पर निखिल का नंबर से कॉल आ रहा था। अब निखिल के नंबर को देखकर अब अनिका अपने फोन को उठाकर हेलो कहती है तो अब उसे निखिल की आवाज आती है, जिसमें निखिल कहता है, मैडम मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपको आने में और कितना समय लगेगा। निखिल की इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं रेडी होकर बस आधे घंटे में ही आ रही हूँ। इधर अब वो अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो वहाँ पर एक पेपर पर लिख देती है, मिस्टर मारवा मैं जल्दी ही आऊँगी। और ये कहकर अब अनिका उस पेपर को अब उस दरवाजे पर चिपका देती है, जहाँ एक तरफ अनिका निखिल से मिलने के लिए इंपीरियल कॉलेज में जाने के लिए निकल जाती है, तो वहीं इधर दूसरी तरफ यहाँ पर गुलेरिया हाउस के आउट हाउस में इंडिया में यहाँ पर महेंद्र और राजीव दोनों ही अभी यहाँ पर आउट हाउस में थे। उन्होंने अब तक यहाँ पर अंजलि को तो पेरिस के लिए रवाना कर दिया था, लेकिन वो दोनों अभी यहीं पर ही थे। तभी वहाँ पर नेत्रा आ जाती है। नेत्रा को पता चल जाता है कि हो ना हो महेंद्र यहीं पर ही है, इसलिए अब वो महेंद्र को बड़े ही प्यार से आवाज़ लगाने लगती है। अब नेत्रा कहती है, महेंद्र सामने सामने तो आ, देख देख तू मेरा भाई है ना, और तुझे पता है ना मैं तुझे तो कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो तू भी जानता है कि मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं राजमहल से रिलेटेड किसी भी पर्सन को अपनी आंखों से सम्मोहित नहीं करूँगी। इसलिए तुझे मुझसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तू एक बार मेरे सामने तो आ, देख मुझे तुझसे बात करनी है। जहां नेत्रा भी अपनी मीठी मीठी बातों से महेंद्र को बाहर बुलाने की कोशिश कर रही थी, और इधर महेंद्र और राजीव ये दोनों तो वहीं पर ही छुपे हुए थे, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते थे कि वो अभी नेत्रा के सामने नहीं आ सकते, और इधर खिड़की से बाहर ही देख रहे थे। इधर नेत्रा अब आउट हाउस के दरवाजे पर आ जाती है और अब उसे खोलने की कोशिश करती है। कुछ देर तक यहाँ पर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने के बाद जब वो दरवाजा नहीं खुला तो नेत्रा अब उसे दरवाजे को खोलने लगती है। तो वहीं अब तक करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल की गाड़ी भी अब वहाँ पर आ जाती है। जैसे वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर नेत्रा दिखाई देती है। नेत्रा को वहाँ देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तू यहीं पर ही रुकना, बाहर बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि तुम्हारा भी बाहर आना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम बाहर आए तो नेत्रा तुम्हें पहचान लेगी और फिर वो सारी कहानी को समझ जाएगी। इसलिए अब हम किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, भाई संभल कर, तू ऐसा कर, तू भी वहाँ पर मत जा, वो बहुत ही खतरनाक है वो तुम्हें भी कुछ भी कर सकती है। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना इसमें महेंद्र की माँ, क्योंकि इस नेत्रा ने महेंद्र की माँ से एक वादा किया है कि ये राजमहल से जुड़े हुए लोगों पर अपने सम्मोहन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगी। नेत्रा राजमहल के लोगों के लिए वचनबद्ध है, उसने वचन दिया है, इसलिए मुझे कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी तो राजमहल से ही जुड़ा हुआ हूँ। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सामने की तरफ जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ जहां नेत्रा अभी भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, जहां पर महेंद्र और राजीव गुलेरिया दोनों ही थे, लेकिन जब उसे अपने पीछे कदमों के आहट सुनाई देती है तो नेत्रा भी यहाँ पर पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सामने से अब धनंजय पीरामल आते हुए दिखाई दे रहे थे, जो उसी की तरफ ही आ रहे थे। अब धनंजय को वहाँ पर देखकर अब नेत्रा अपने कदमों को अब धनंजय पीरामल की तरफ ही बढ़ा देती है, और इधर कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो दोनों आमने सामने थे। या नेत्रा अब धनंजय के आमने सामने खड़ी होकर अब धनंजय से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो फ्लाइट थी ना बेंगलोर की। अब नेत्रा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ मेरी फ्लाइट थी, मैं बेंगलोर जाने ही वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो छूट गई।
ट्रैफिक में फंस गया था ना, इसीलिए। अब धनंजय पीरामल की ये बात सुनकर अब नेत्रा अपने हाथों को धनंजय पीरामल के हाथों पर रख देती है। उसकी इस हरकत पर अब धनंजय पीरामल समझ गए थे कि उन्हें अपनी सोच को अब बदलना होगा। इसलिए अब वो यही सोचते हैं कि आखिर क्यों मेरे दोस्त करण ने रोहित को मारा, और मेरी बहू भी ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि लंदन में वो ठीक हो। धनंजय पीरामल के आंखों में अब ये देखकर नेत्रा अब अपने मन में ही सोचती है कि ये तो अपने ही दुख में है, क्योंकि यहाँ पर धनंजय पीरामल ने ये सब कुछ जानबूझकर सोचा था ताकि वो नेत्रा को यकीन दिला सके कि करण ने ही उसके बेटे को मारा है और उसकी बहू की हालत ठीक नहीं है। यहाँ धनंजय पीरामल अब अपने हाथ से नेत्रा के हाथ को हटा देते हैं और अब वो कहते हैं तुम यहाँ पर कब आई। वहीं दूसरी तरफ इधर महेंद्र और राजीव ये दोनों ही ये सब देख भी रहे थे और साथ के साथ समझ भी रहे थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ राजीव गुलेरिया अब कहता है ये धनंजय क्या कर रहा है। इस बात पर अब महेंद्र कहता है अरे तुम मेरे भाई की प्लानिंग को समझ ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो प्लानिंग ही इतनी जबरदस्त जो करता है। अब महेंद्र की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है अगर धनंजय ने कोई प्लानिंग भी की ना तो ये नेत्रा सब कुछ समझ जाएगी, क्योंकि ये नेत्रा जितनी चालाक है ना शायद धनंजय को उतना पता नहीं है, क्योंकि वहां पर धनंजय अपने दिमाग में कुछ भी सोच रहा होगा और नेत्रा उसके दिमाग में हो रही हलचल को ही पहचान लेगी और हम सब बुरे फंसेंगे। अब राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं इसके साथ भाई क्या करना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ। ये कहते हुए ही महेंद्र पीरामल अब उस रूम में इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें दो दुपट्टे दिखाई देते हैं और वो अब एक अपने हाथ में लेकर दूसरे को राजीव को देते हुए कहता है अभी के लिए तुम समझ लो कि तुम रेवती हो और तुम्हें नेत्रा के हाथों को बांधना है। इस बात पर अब राजीव कहता है मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा अब कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि तुम जो कह रहे हो शायद वो सही ही कह रहे होगे। यहाँ पर राजीव गुलेरिया और महेंद्र दोनों ही अभी दबे पांव अब उस रूम से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेत्रा भी धनंजय से बात करने में बिजी थी। तो वो दोनों जल्दी से धीरे धीरे दरवाजे को खोलते हैं। वो दरवाजे की थोड़ी सी भी आहट नेत्रा के कानों में नहीं आने देते और जब दरवाजा खुल जाता है तो वो धीरे धीरे चलकर उनकी तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ धनंजय पीरामल अब अपने घुटने पर बैठकर कहते हैं आई लॉस्ट माई सन। इधर ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है क्या रोहित मारवा तुम्हारा बेटा था। अब नेत्रा के सवाल को सुनने के बाद अब धनंजय पीरामल अब अपने हाथ में मिट्टी लेते हैं और अब उसे जल्दी से उस मिट्टी को नेत्रा के ऊपर फेंक देते हैं, क्योंकि धनंजय पीरामल ने जो इतनी जल्दी से ये सब कुछ किया था नेत्रा कुछ समझ ही नहीं पाती, क्योंकि वो धनंजय की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सच में क्या सब कुछ ऐसे ही हुआ है जैसे उसने प्लान बनाया था। यहाँ जैसे ही अब धनंजय ने नेत्रा की आंखों में मिट्टी फेंकी तो यहाँ अब नेत्रा चिल्लाते हुए ही अपनी आंखों पर अब अपना हाथ रखते हुए कहती है धनंजय व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये क्या किया तुमने मेरी आंखों में मिट्टी क्यों मारी। अरे मुझे अंधी करना चाहते हो क्या। इधर ये कहते हुए नेत्रा अब अपनी आंखों को साफ करने लगती है तो वहीं धनंजय पीरामल भी अब जल्दी से उठकर अपने हाथों को नेत्रा की आंखों पर रखते हुए ही इधर उधर देखने लगते हैं। तो वहीं अब जैसे ही वो इधर उधर देखते हैं तो उसे सामने से राजीव गुलेरिया और महेंद्र भागते हुए ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो दोनों भागकर उन्हीं के ही पास आ रहे थे। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर राजीव गुलेरिया और महेंद्र ने देखा कि धनंजय ने नेत्रा की आंखों में मिट्टी डाल दी है, इसलिए वो अभी उन्हें सम्मोहित नहीं कर सकती, इसलिए वो जल्दी से भागकर दौड़कर उसके पास आते हैं। वहीं अब करण गुलेरिया भी ये सब हाल देखकर गाड़ी के अंदर से ही बाहर आ जाते हैं। उनके हाथ में भी यहाँ पर एक चाकू था। उस चाकू को लेकर वो भी अब उनकी तरफ जाने लगते हैं। वहां अब तक राजीव और महेंद्र भी धनंजय के पास पहुंच चुके थे। तो अब धनंजय पीरामल अब उन दोनों से ही कहते हैं
पहले पहले इसके हाथों को बांधो, क्योंकि सबसे पहले तो इसके हाथों को बांधना जरूरी है। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया यहाँ पर नेत्रा के हाथों को बांध देता है, तो वहीं महेंद्र अब उसकी आंखों को दुपट्टे से बांध देता है, क्योंकि नेत्रा की आंखों में अभी भी मिट्टी धसी हुई थी। इसलिए उसी मिट्टी के साथ ही महेंद्र अब उसकी आंखों को दुपट्टे से बांध देता है। इन सभी ने मिलकर अब कुछ वक्त के लिए तो नेत्रा को अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन उन्हें पता था कि नेत्रा यहाँ पर उनके कंट्रोल में ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रह सकती है, क्योंकि नेत्रा के पास अपनी पावर है। इसलिए वो तीनों ने अभी एक गहरी लंबी सांस ली ही थी कि तभी उन्होंने देखा कि करण गुलेरिया ने नेत्रा के ऊपर अब एक खंजर ही चला दिया था। करण गुलेरिया की आंखों में गुस्सा और गिल्ट साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उन्होंने रोहित को मारने का जो दर्द उसके अंदर पनप रहा था वो उनकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। भले ही उस समय करण गुलेरिया ने नेत्रा के सम्मोहन में आके रोहित के को ऊपर से धक्का दे दिया था, लेकिन जब राजीव के द्वारा उसकी आंखों पर वो केमिकल का छिड़काव किया गया, उसके बाद से उसे सारी सच्चाई का पता चल गया था कि उसने जो कुछ भी किया है उस गलती की सजा उसे पूरी जिंदगी अगर वो पश्चाताप के आंसू बहाएगा तो भी उसको नहीं सुधार सकता, क्योंकि उसके हाथों से उसकी ही बेटी की गृहस्थी खराब हो गई थी। इधर उसकी इस हरकत पर तो अब धनंजय पीरामल एकदम से ही हैरान थे, और अब वो जोर से ही अब अपने एक हाथ को अपने सिर पर मारते हैं, और अब वो जल्दी से ही करण गुलेरिया को खींचकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर धनंजय नहीं चाहते थे कि करण ने जो कुछ भी किया है अगर वो नेत्रा ने देख लिया तो यहाँ पर उनका सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि नेत्रा की आंखों पर अभी भी पट्टी ही लगी थी, वो चुन्नी बंधी हुई थी। इसलिए वो अब राजीव गुलेरिया को आंखों से इशारा करते हैं कि वो जल्दी से चॉपर रेडी करवाए, क्योंकि इससे पहले नेत्रा यहाँ पर अपनी आंखों से सब कुछ देख पाए उससे पहले ही उन्हें यहाँ से निकलना होगा। इधर धनंजय के इस इशारे को समझकर अब राजीव गुलेरिया भी जल्दी से ही चोपर की तरफ जाने लगता है, तो वहीं महेंद्र पीरामल अभी गाड़ी के पास चला जाता है, और गाड़ी के पास जाकर अब वो अपना और राजीव के बैग को उठा लाते हैं। तो वहीं धनंजय भी अब अपना और करण के बैग को लेकर चोपर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं इधर नेत्रा से तो अभी खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो सभी अब उसे छोड़कर जल्दी से चोपर में भाग जाते हैं। इधर नेत्रा यहाँ पर अब चिल्लाने लगती है। नेत्रा इधर चिल्लाते ही रहती है, और इधर वो सभी अभी चोपर में बैठकर अब आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, भाई ये कौन है जिसे आप अपने साथ लेकर आए हो। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अब अपने फेस का मास्क हटा देते हैं। अब उन्हें देखकर तो राजीव और महेंद्र दोनों को ही एकदम से ही शौक लगता है, क्योंकि यहाँ पर धनंजय पीरामल पहले से ही करण गुलेरिया के चेहरे पर एक मास्क लगाकर लेकर आए थे, और उस मास्क में यहाँ पर महेंद्र और राजीव गुलेरिया दोनों ही करण को पहचान नहीं पाए थे जब वो चाकू लेकर नेत्रा पर वार करने आए थे। लेकिन उस समय उन्होंने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि उस समय उन्हें भी वहाँ से जल्द अपने आप को बचाकर भागना था। इसलिए अब यहाँ पर जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि अब वो नेत्रा के चंगुल से निकल चुके हैं, तो अब यहाँ पर महेंद्र से रहा नहीं गया, और वो सीधे ही करण से पूछ लेते हैं। इधर अभी उस मास्क के पीछे करण गुलेरिया को देखकर कभी महेंद्र और राजीव कभी एक दूसरे को देख रहे थे, तो कभी यहाँ पर करण गुलेरिया को। इधर धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं, क्या मिल गया तुम्हें ये करके? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि नेत्रा को मारना इतना आसान है? हाँ, या तुम्हें वो सब करण नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर ये सभी अभी बातें करते हैं। अब करण कहता है, मुझे नहीं पता उसको मारना आसान है या नहीं, लेकिन हाँ, जो उसने मेरे हाथों से करवाया, अगर मुझे थोड़ा सा समय और मिल जाता ना, तो मैं ना जाने उस खंजर से उसके शरीर के कितने ही टुकड़े कर देता। यहाँ पर ये सभी ऐसे ही बातें करते हुए अब बेंगलोर जाने लगते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ वहाँ पर नेत्रा की आंखें अब खुली, तो अब वो सबसे पहले अब अपने हाथों को खोलती है,
और उसके बाद वो अपनी आंखों पर से उस दुपट्टे को हटा देती है। इधर अपनी जगह से उठकर नेत्रा अब कहती है, धनंजय ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने धोखे से मेरी आंखों को बांधा। रोहित मारवा तुम्हारा बेटा है और ये बात तो सभी को पता होनी ही चाहिए। अच्छा हुआ तुमने ये खबर मुझे बता दी, इसलिए ये खबर बहुत ही खास है, खास करके तुम्हारी माँ सुहासिनी मारवा के लिए। अरे उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि रोहित हंसराज मारवा का बेटा नहीं बल्कि धनंजय का है। तो आप देखो मैं वहां पर मारवा हाउस में क्या तांडव मचाती हूँ, क्योंकि जो तुमने अभी किया है उसका अंजाम तो तुझे भी अब भुगतना ही होगा। इस बार मेरे निशाने पर आयशा मारवा, अंजलि मल्होत्रा और स्वाति मल्होत्रा ही होंगी, और जिन लोगों से मैं ये काम करवाऊंगी वो होंगी खुद सुहासिनी मारवा, श्वेता मल्होत्रा और आकाश गुलेरिया। और ये कहते हुए ही नेत्रा अब वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती हैं, और वो अब अपने मन में ही सोचती है कि ये अंजलि कहाँ गई है। अरे उसे तो मैंने वहाँ पर राजीव गुलेरिया से मिलने के लिए ही तो भेजा था ना। बस एक बार उस अंजलि का भी पता चल जाए कि आखिर वो कहाँ चली गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे सम्मोहन में आने के बाद अंजलि कहीं पर गायब हो जाए, क्योंकि मैंने तो अंजलि की बदनामी की पूरी कहानी ही रच दी थी। ये कहते हुए ही नेत्रा अब अपने सामने एक पंछी को देखती है, तो अब वो उस पंछी के साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और अब यहाँ पर जैसे वो पंछी भी अब उसके साथ आई कांटेक्ट करता है, तो अब वो उस पंछी से कहती है कि अंजलि मल्होत्रा कहाँ है, मुझे इसकी खबर जल्द से जल्द चाहिए। इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही वो पंछी भी अब अपनी नज़रों को झपकाकर अब वहां से जाने लगता है। तो वहीं अब तक नेत्रा अपनी गाड़ी में बैठकर मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। इधर पेरिस के राजमहल में कविन आलिशा ने राजीव गुलेरिया के भेजे हुए मैसेज को अब तक पढ़ लिया था। उसने देख लिया था कि कैसे राजीव ने उससे रिक्वेस्ट की थी, और अब वो राजीव के बताए हुए मैसेज के अनुसार अब वो अंजलि मामी को लेने के लिए उन्होंने कमांडर इन चीफ से भी कह दिया था। और अब वो अपने फ़ोन पर अब उस लिंक को भी ओपन करती है जिस लिंक को राजीव गुलेरिया ने उसे सेंड किया था। जैसे ही यहाँ पर कविन आलिशा ने उस लिंक को ओपन किया, तो वहाँ पर जो वीडियो चल रही थी, वहाँ पर उस रिकॉर्डेड वीडियो में आलिशा ने देखा कि किस तरह से अंजलि यानी कि उसकी माँ राजीव गुलेरिया से गले मिल रही है। उसे देखकर तो अब वो एकदम से ही हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब क्या हो गया है यहाँ पर। मिसेज अंजलि मल्होत्रा को यहाँ आलिशा के मन में भी बहुत से सवाल आ रहे थे कि ये सब क्या देखने को मिल रहा है। क्या उन्होंने राजीव गुलेरिया को माफ़ कर दिया। लेकिन सबसे पहले वो अब इस वीडियो को परमानेंटली डिलीट करना चाहती थी, क्योंकि कहने को तो उसके मन में भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अपने सवालों की प्रायोरिटी पर वो सबसे ज़्यादा इस वीडियो को डिलीट करना चाहती थी, क्योंकि अब आलिशा भी नहीं चाहती थी कि कोई और भी फैमिली मेम्बर इस वीडियो को देखे। और इस वीडियो को वो अब टेक्निकल टीम के हेड को भी नहीं दे सकती थी। कुछ ही देर तक अब सोचने के बाद अब उन्हें याद आता है कि उन्हें इस चीज़ के लिए अनिका से ही हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये उसके घर का मामला था। क्योंकि यहाँ पर आलिशा भी खुद गुलेरिया परिवार की बेटी थी, और अगर वो अपने टेक्निकल हेड से इसे शेयर करेगी तो उसे भी सब कुछ पता चल जाएगा, वो भी इस वीडियो को देख लेगा। इसलिए वो अनिका से हेल्प लेना ही बेटर समझती है। और वो सोचती है वैसे भी वो अनिका तो नाटक ही तो कर रही है, वो जरूर इस काम को कर देगी। ये सोचते हुए आलिशा अनिका के फ़ोन पर एक मैसेज करती हैं कि क्या आप गुलेरिया हाउस के कैमरे को हैक करने के बाद इस टाइम पीरियड की वीडियो को डिलीट कर सकती हैं, क्योंकि जिस टाइम पीरियड की वो वीडियो थी वो उस मैसेज में अब उस टाइम को लिख देती है, और साथ के साथ लिखती है प्लीज़ ये सब कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। इस मैसेज को टाइप करने के बाद अब यहाँ पर कविन आलिशा इस मैसेज को सेंड कर देती है, और अब वो अपने विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है।
अब यहाँ पर कविना आलिशा अभी अपने ख्यालों में खो जाती ही इधर लंदन में रेखा मूर्ति के पैलेस में स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर बेड पर लेटी हुई थी। जैसे ही अनिका के फ़ोन पर अब यहाँ पर मैसेज का नोटिफिकेशन आता है तो अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि अनिका के फ़ोन पर मैसेज तो सिर्फ उनका ही आ सकता है जिन्हें इस नंबर के बारे में पता होगा और जिन्हें ये पता होगा कि अनिका नाटक कर रही है। तो ये किसने भेजा है ये सोचकर ही अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने बेड पर से उठती है और वो अनिका के फ़ोन को चेक करती है। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने अनिका के फ़ोन को चेक किया तो उस पर आलिशा का मैसेज आया हुआ था। अब वो आलिशा के मैसेज को खोलती है तो मैसेज को पूरा का पूरा पढ़ने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने फ़ोन में कुछ टाइप करने लगती है और साथ ही साथ वो अनिका के नंबर पर भी मैसेज सेंड कर देती है कि मैं गुलेरिया हाउस के कैमरे को हैक कर रही हूँ। इसे सेंड करने के बाद स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से गुलेरिया हाउस के कैमरे को हैक करने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब वो उस कैमरे को हैक कर लेती है तो उसे हैक करने के बाद स्वाति मल्होत्रा ने उस वीडियो को देखा। तो जैसे ही उसने उस वीडियो को देखा तो वो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि आखिर अंजलि को क्या हो गया है। और अब वो अपने मन में ही कहती है ये अंजलि क्या कर रही है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को किसी और ने ना देखा हो, क्योंकि अगर इस वीडियो को किसी और ने देख लिया तो गुलेरिया परिवार में तो जो होगा वो होगा, साथ के साथ मल्होत्रा परिवार में भी एक भूचाल आ जाएगा। और वहां पर क्योंकि अंजलि तो सालों पहले आगे बढ़ चुकी है, उसका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब उस वीडियो को जल्दी से डिलीट कर देती है और ऐसा होते ही स्वाति मल्होत्रा अब फिर से जाकर बेड पर लेट जाती है। अब बेड पर लेटने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अपने मन में ही सोचती है कि उम्मीद करती हूँ कि अनिका बस अपने मकसद में कामयाब हो जाए, क्योंकि अब अनिका के लिए यह करना बहुत ही जरूरी हो गया है। जहाँ एक तरफ स्वाति मल्होत्रा एक गहरी सोच में थी तो वहीं रिया भी प्रिंसेस लतिका को भी वो गेम दिखा रही थी। अब उस गेम को देखकर अब प्रिंसेस लतिका कहती है, रिया ये तो सच में बहुत ही पावरफुल विलन है, इसे तो जीतना बहुत ही मुश्किल है। रिया कि तुमने क्या प्लान बनाया है, तुम अब इसे कैसे हराओगी, क्योंकि अब तक तो जैसे तुमने बताया ही इससे जीत ही नहीं पाई हो। लतिका की इस बात पर अब रिया कहती है, वो तो मैं भी यही सोच रही हूँ, मैंने हर तरह से ट्राई कर लिया है, ये विलन तो मर ही नहीं रही है, क्या करूँ मैं। इधर ये सुनते ही अब लतिका कहती है, ऐसा करो रिया, क्योंकि तुमने बहुत कोशिश कर ली है, अभी कुछ दिन के लिए तुम इस गेम को छोड़कर कुछ दिनों के लिए रिलैक्स हो जाओ और हाँ शांत मन से सोचो, क्योंकि जब तुम इस गेम को छोड़कर थोड़ा सा अपने शांत मन से सोचोगी तो मुझे पक्का पता है कि तुम्हें जरूर कोई ना कोई तो पॉइंट मिलेगा ही। इस विलन की कोई ना कोई तो वीकनेस होगी जिसके बारे में तुम पता लगा पाओगी, कोई तो क्लू हमें मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ प्रिंसेस लतिका और रिया उस गेम के बारे में ही बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अनिका उस कॉलेज के बाहर आ चुकी थी जहाँ पर उसने आने के लिए निखिल वहाँ पर उसके लिए आया हुआ था। और वहाँ आने के बाद अब वो अपने फ़ोन को निकालती है और वो निखिल को कॉल लगा देती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब अनिका कहती है, कहाँ हो तुम निखिल। अब इस बात पर निखिल कहता है, मैं तो कॉलेज के अंदर कैंटीन में ही हूँ, क्योंकि मैं वहीं पर ही आपका वेट कर रहा हूँ। याम निखिल से बात करने के बाद अब अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और वो अब अपने कदमों को कॉलेज के अंदर बढ़ा देती है। जैसे ही यहाँ पर अनिका अपने कदमों को कॉलेज में बढ़ाती है तो वहीं पर एक गुरुड उसका पीछा करता है और वो कहता है, हेलो मैडम आपके। वहाँ पर एक गार्ड उसका पीछा करता है और अब वो पीछा करते हुए वो गार्ड अब उसे अनिका से कहता है, हेलो मैडम आपकी आईडी कौन है आप। उस गार्ड की ये बात सुनते ही अब अनिका इससे पहले कि कोई भी जवाब देती तभी वहाँ पर एकदम से निखिल आ जाता है और वो अब उस गार्ड से कहता है, एक्चुअली ये मेरे साथ है और हम दोनों रिसर्चर हैं। मैं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ और ये साइंस डिपार्टमेंट में। हम दोनों यहाँ पर पीएचडी करने के लिए आए हैं। ये प्रोफेसर वांगू पटू की स्टूडेंट है और ड्रग्स पर ही रिसर्च कर रही है। इधर निखिल की ये बात सुनते ही वो गार्ड कहता है, ठीक है फिर आप जाइए और हाँ अंदर जाकर सबसे पहले
अपनी आईडी ले लीजिएगा, क्योंकि अब की बार तो मैं आप दोनों को ऐसे अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार कॉलेज में इंटर करने के लिए, यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में इंटर करने के लिए आपको आईडी की ज़रूरत होगी। अब उस गार्ड की ये बात सुनते ही निखिल कहता है, श्योर, हम अभी ले लेते हैं यहाँ का हर्डल। यहाँ का ये सब पार करने के बाद अब अनिका और निखिल दोनों अब अंदर आ जाते हैं। इधर अब निखिल कहता है, आप यहीं पर रुकिए मैडम, मैं बस ऑफिस से हम दोनों की पहले आईडी को ही लेकर आ जाता हूँ। इधर निखिल की ये बात सुनते ही अनिका भी अब हम में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अनिका को पता था कि आधा काम तो निखिल ने ही यहाँ पर उसके आने से पहले ही कर दिया होगा। उसे तो बस हम दोनों को आईडी ही लेनी है। वहाँ दूसरी तरफ अभी ऑफिस में जाने के बाद निखिल वहाँ काम कर रहे अब एक आदमी से कहता है कि मुझे 2 आईडी चाहिए, एक निखिल कौटिल भास्कर की है और दूसरी अनिका गुलेरिया की। अभी ये बात सुनते ही वो आदमी अब वो दोनों ही आईडी दे देता है और उसे कलेक्ट करने के बाद अब निखिल वहाँ से उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर अनिका खड़ी हुई उसका वेट कर रही थी। यहाँ पर निखिल अब अनिका के पास पहुँचता है तो अब वो अनिका के पास आकर अब अनिका की तरफ उसकी आईडी बढ़ाते हुए कहता है, मैडम मेरा एक सवाल है। निखिल की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ निखिल पूछो ना, क्या सवाल है। अब निखिल कहता है, बुरा मत मानना, लेकिन हम यहाँ पर आप करना क्या चाहती हैं। मेरा मतलब है कि हम यहाँ पर अपनी पहचान को छुपा कर भी तो आ सकते थे, हमारे लिए ये कौन सा मुश्किल काम था। लेकिन आपने हमारे दोनों के ओरिजिनल नेम से ही यहाँ पर एंट्री क्यों की। इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं उस हरी आंखों वाली औरत को कंफ्यूज करना चाहती हूँ। वो इतना कंफ्यूज हो जाए कि वो यहाँ पर आ जाए। वो यहाँ आएगी तभी तो इंडिया में हमारी फैमिली सेफ होंगी, क्योंकि अभी उसे इंडिया से आना ही होगा। अब चलो यहाँ से, जहाँ एक तरफ अनिका साइंस रिसर्चर लैब की तरफ जाने लगती है तो वहीं दूसरी तरफ निखिल कंप्यूटर लैब की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इधर अपने रूम में जब रोहित की आंखें खुली तो वो अब अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखता है। तो जैसे ही वो टाइम की तरफ देखता है तो एकदम से वो अचानक से ही उठकर बैठ जाता है। और जैसे ही वो बैठता है तो वो देखता है कि अनिका तो वहाँ पर उसके साथ बेड पर अभी थी ही नहीं। इसलिए अनिका को वहाँ ना पाकर अब रोहित अनिका को आवाज़ लगाने लगता है। अब वो बेड से उठकर अब उसे इधर उधर कमरे में ढूंढता है। तभी अब वो दरवाजे के पास जाता है तो उसे वहाँ पर दरवाजे पर अनिका का लिखा हुआ नोट दिखाई देता है। अब उस नोट को पढ़ने के बाद अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। इधर कुछ देर तक शावर लेने के बाद रोहित बाहर आकर अब रेडी होने लगता है और रेडी होते हुए ही अब वो सोचता है कि आज मैं पहले अपने पापा की डायरी पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं अनिका के साथ उस बुक को पढ़ूंगा। क्योंकि अभी रोहित के पास भी समय था, इसलिए वो यहाँ पर अनिका के साथ अभी अपना टाइम भी स्पेंड कर सकता था और जो काम वो भी तक नहीं कर पाया था उन्हें भी कर सकता था। ये सोचकर ही रोहित अब अपने पापा की डायरी को निकालकर पढ़ने की सोचता है और साथ के साथ वो अब एक फूड पैकेट को भी अनरैप करता है कि तभी करते हुए ही अब वो किचन की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में अब तक अंजलि मामी भी यहाँ पर राजमहल में आ जाती है। उनके कमांडर इन चीफ बड़े ही अदाब से उन्हें कहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, कवि नालिशा आपका ही वेट कर रही है। यहाँ अंजलि को लेकर वो सभी अभी वहाँ पर अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं बूढ़े किंग के पैलेस में इधर आयशा मारवा को अब फिर से होश आने लगता है। अब जैसे ही यहाँ पर आयशा मारवा की आंखें खुली तो अब वो अपने पास रोहित को देखकर आयशा मारवा के चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है। इसलिए अब वो अपने मन में ही सोचती है, मेरा बच्चा मेरे पास है, आज इसके लिए मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ। वैसे अगर रोहित यहाँ पर है तो फिर अनिका कहाँ पर है। अब अनिका के बारे में सोचते हुए ही आयशा मारवा अब अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से अब किंग उठ जाते हैं और वो अब आयशा से कहते हैं, आप जाग गई, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, नहीं रोहित तुम रुको, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ ना। अब आयशा की इस बात पर अब किंग कहते हैं,
तुम कल से बना लेना, आज मेरे हाथ का खा लो ना। ये कहते हुए ही किंग अब दरवाजे के पास चले जाते हैं और अब वो पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, तुम शावर लेकर सबसे पहले फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कुछ तुम्हारे लिए बना कर ला कर देता हूँ। ये कहते हुए ही किंग अब वहाँ से जाने लगता है तो वहीं आयशा मारवा अपने वहाँ पर उस रूम में बनी अब अलमारी को खोलती है। तो जैसे ही वो कबर्ड खोलती है तो वो कबर्ड में से अपने लिए कपड़े निकालती और शावर लेने के लिए चली जाती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ बूढ़े किंग भी अभी किचन में कुकिंग करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि आज वो अपने हाथों से आयशा मारवा के लिए कुछ न कुछ अच्छा बनाने वाले थे। अब तक यहाँ पर आर्यन ने भी अपना रूटीन पूरा कर लिया था और अब यहाँ पर अपने रूटीन को पूरा करने के बाद अब आर्यन सावित्री से कहता है कि दादी चलिए ना, हम दादी माँ के रूम में चलते हैं। अब तक तो दादी माँ भी उठ गई होंगी। इस बात पर अब सावित्री कहती है, ठीक है आर्यन बाबा चलो। यहाँ पर सावित्री और आर्यन दोनों ही अभी आयशा मारवा की तरफ जाने लगते हैं।